गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 8 बजकर सुबह 21 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 16 फरवरी 2022 है। विनती, शुभम, होरीलाल, मितेश, पारस, मेनिका, ये कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आ गए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे फटाफट से पहले बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करेंगे जी। निवेश, प्रभात, चांदनी, करण, कृष्णा, पुष्पाल और कोई भाई, शैलजा, ये कॉमन नेम है। आप ही लोग हैं जो रोज क्लास में लाइव होते हैं और आपके अलावा कभी मुझे कोई नया नाम लेने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सिर्फ आप ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो क्लास लाइव अटेंड करते हैं। राम और अमृता भी आ गए हैं। चलिए, स्पेशल पावर्स ऑन बिल। ओके, कहने का मतलब है हम पढ़ रहे थे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और सबसे पहले हम राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि हम राष्ट्रपति की नॉर्मल पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें हमने कई प्रकार की पावर्स, कई प्रकार की शक्तियों के बारे में बात भी कर ली थी, डिस्कशन भी कर लिया था। और यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में बात की। उसके बाद उसके बाद हमने बात की सैन्य शक्तियों के बारे में, मिलिट्री पावर्स के बारे में। उसके बाद हमने फॉरेन पावर्स, वैदेशिक शक्तियों के बारे में बात की। उसके बाद हमने जुडिशियल पावर्स या न्यायिक शक्तियों के बारे में बात की। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधायक शक्तियां। उसके बाद पावर्स ऑफ या पावर्स फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, संसद में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, इसके बारे में हमने बात की। और फिर उसके बाद हमने बात की अबाउट स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स, यानी कि विधेयकों पर विशेष शक्ति। तो इनके बारे में हम बात कर चुके थे। यहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। चलिए जी, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप भली भांति जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं भाई। और इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती है ना भाई? इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग और क्या हो सकती है कि आपको भारत का संविधान पढ़ाया जा रहा है, आपको भारत का संविधान पढ़ने का मौका मिल रहा है। किस्मत वाले हैं आप और हम भी। आप इसलिए कि आपको मौका मिल रहा है भारत का संविधान पढ़ने का, और हमें मौका मिल रहा है आपको पढ़ाने का। करियर विल है तो मुमकिन है भाई, है ना? अब आपको जुमले बदलने पड़ेंगे। अब नया वाला चलेगा, करियर विल है तो मुमकिन है। जो पहले वाला मुमकिन था उससे ज्यादा ये स्ट्रांग लग रहा है सुनने में। आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 5, जिसमें हम यूनियन या संघ के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 5 के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि संघीय कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में बात चल रही थी अबाउट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां।
पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियां। चलिए नेक्स्ट, नंबर 8। 7 हमने लिख लिया था, नंबर 8 लिखिए, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे हिंदी में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हम सब जानते हैं कि यदि हमारे देश में किसी भी विधि का निर्माण होता है या कोई भी कानून बनता है तो भाई वो कहां से बनेगा? संसद से। क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका या यूनियन लेजिस्लेचर कहां से चलता है? पार्लियामेंट से चलता है, संसद से चलता है। और संसद से ही आप जानते हैं संघ सूची के विषयों पर पूरे के पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम संसद करती है। लेकिन संसद में कानून या विधि तभी बन सकती है, तभी कोई कानून पास हो सकता है जब संसद में कोई सेशन चल रहा होगा, कोई सत्र चल रहा होगा। और हम अपने देश में देखते हैं अपनी संसद में सामान्य तौर पर साल में 3 बार सत्र चलते हैं। सबसे पहले बजट सेशन, सबसे पहले बजट सत्र, बजट पेश हुआ था ना, आप सब जानते हैं, बजट सेशन। एक आता है मॉनसून सेशन, फिर आता है विंटर सेशन। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को सेशंस के लिए बुलाया जाएगा, सत्र के लिए बुलाया जाएगा, तभी वहां पर विधि का निर्माण हो सकता है, तभी वहां पर कोई कानून बनाया जा सकता है। लेकिन यदि संसद में कोई भी सेशन ना चल रहा हो, यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सत्र ना चल रहा हो और अर्जेंट बेसिस पर हमें किसी भी विधि, किसी भी लॉ की जरूरत हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट इन आर्टिकल 123, तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है अनुच्छेद 123 में कि वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एन ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म लॉ। एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश नियमित समय का ही एक कानून होता है, एक शॉर्ट टर्म लॉ होता है जो राष्ट्रपति के पास करते ही क्या हो जाता है? एप्लीकेबल हो जाता है, जारी हो जाता है। और वो तब तक एप्लीकेबल रहता है जब तक राष्ट्रपति के द्वारा अगला सेशन नहीं बुला लिया जाता। और जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा अगला सेशन बुलाया जाता है तो सेशन बुलाने के 6 हफ्तों के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद, वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है, निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई राष्ट्रपति अगला सेशन कब बुलाएगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति समय समय पर संसद में सत्र बुलाता है, लेकिन कभी भी 2 सत्रों के बीच का गैप, अवधि 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स। कहने का मतलब है 6 महीने में एक बार राष्ट्रपति को संसद में सत्र बुलाना अनिवार्य है। अब आप खुद देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करते हैं, यदि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो ऑर्डिनेंस पास होते ही वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। और जब राष्ट्रपति अगला सेशन बुलाएंगे तो अगला सेशन बुलाने के 6 वीक्स के बाद वो क्या हो जाएगा? अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, भाई वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6 मंथ्स। क्योंकि मैंने कहा ना मैक्सिमम 6 महीने में एक बार तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाना अनिवार्य ही है। तो भाई हो सकता है मैक्सिमम राष्ट्रपति 6 महीने में सेशन बुलाए, तो 6 महीने तक वो ऑर्डिनेंस चलता रहेगा। और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही सेशन बुलाया जाएगा
तो सेशन बुलाने के ही पहले दिन से लेके 6 वीक्स तक वो ऑर्डिनेंस चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वो मैक्सिमम कितना चल सकता है? 7.5 महीने। क्योंकि यदि राष्ट्रपति ने 6 मंथ्स पे, 6 महीने पे क्या बुलाया है, सेशन बुलाया है, तो सेशन बुलाने के 6 वीक और, यानी कि 1.5 महीना और। तो मैक्सिमम लिमिट कैन बी 7.5 मंथ्स। ये मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं? सबसे पहले लिखेंगे एज पर आर्टिकल 112। एज पर आर्टिकल 112 लिखेंगे बाय कॉलिंग अ बजट सेशन, एक बजट सत्र बुलाकर, बाय कॉलिंग अ बजट सेशन या एक बजट सत्र बुलाकर, लिखेंगे द प्रेसिडेंट गेट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। द प्रेसिडेंट गेट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, लिखेंगे प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम कॉमनली क्या कहा कहते हैं, यूनियन बजट, जिसे हम संघीय बजट कहते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय बजट को पेश करवाने का काम ही किसका होता है? राष्ट्रपति का। क्योंकि जब राष्ट्रपति के द्वारा बजट सेशन बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति ही भारत के वित्त मंत्री से संघीय बजट पेश करवाता है। और ध्यान रखेंगे, संघीय बजट, संघीय बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन या संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण।
इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स में ही सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एवरी मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखेंगे कोई भी धन विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। एनी मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड एनी मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द परमिशन और विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी धन विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओनली प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ओनली प्रेसिडेंट हैज द कंट्रोल ओनली प्रेसिडेंट हैज द कंट्रोल ऑन कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। ओनली प्रेसिडेंट हैज द कंट्रोल ओवर द कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि पर केवल राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत की आकस्मिकता निधि पर केवल राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कहने का मतलब जो कॉन्टीजेंसी फंड्स हैं, जो आकस्मिक निधि है, उससे धन निकालने की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को है। केवल राष्ट्रपति की परमिशन से ही वहां से धन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फाइनेंशियल पावर्स में ही। नेक्स्ट पॉइंट इन फाइनेंशियल पावर्स लिखेंगे प्रेसिडेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन। वित्तीय आयोग का गठन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन। वित्तीय आयोग का गठन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। एंड ही ऑल्सो अपॉइंट इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स, और वही उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। और वही उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।
नेक्स्ट, नंबर 10, लिखिए पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखिए राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है संविधान के अनुच्छेद 72 में, संविधान के अनुच्छेद 72 में है पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। भाई हम सब जानते हैं राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को या किसी भी सजा को माफ कर देने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अब राष्ट्रपति पार्डन पावर का इस्तेमाल, अपनी क्षमा दान करने की शक्ति का इस्तेमाल कितने प्रकार से कर सकता है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति क्षमा दान 5 प्रकार से कर सकता है। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला कहलाता है पार्डन। सबसे पहला कहलाता है पार्डन, या जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्षमा। सबसे पहला होता है पार्डन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं क्षमा। लिख लीजिएगा, इसके तहत राष्ट्रपति व्यक्ति को दिया गया दंड पूरी तरीके से माफ कर सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति व्यक्ति को दिया गया दंड पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से माफ कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति किसी को भी पार्डन दे देता है, किसी को भी क्षमा दे देता है, तो वो पूरी तरीके से आरोपों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। वो पूरी तरीके से आरोप मुक्त मान लिया जाता है। दैट इज नोन एज पार्डन, जिसके तहत किसी भी अपराध को या किसी भी सुनाए गए दंड को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए। दूसरा कहलाता है कॉम्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुकरण। दूसरा प्रकार होता है, लिखिए कॉम्यूट या लघुकरण। अब कॉम्यूट या लघुकरण नाम से ही पता चल रहा है भाई, किसी भी चीज का लघुकरण करना मतलब है किसी भी चीज को छोटा कर देना। तो बेसिकली कॉम्यूट में क्या होता है, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड दिया गया है तो उस दंड के बदले उसे एक हल्के दंड में परिवर्तित कर देना ही क्या होता है? कॉम्यूट होता है, लघुकरण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई यदि किसी को फांसी की सजा दी गई है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति उसे मृत्यु दंड के स्थान पर या उसे फांसी के स्थान पर परिवर्तित कर देंगे। किसमें? उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा, कम्यूट कर दिया जाएगा। किसमें? फॉर एग्जाम्पल आजीवन कारावास में। दैट इज कम्यूट, दैट इज लघुकरण, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो दंड है, जो पनिशमेंट है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। अगला होता है रेमिट। रेमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं परिहार। अब परिहार क्या होता है, रेमिट क्या होता है? इसके तहत
दंड की अवधि को, पनिशमेंट की ड्यूरेशन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को 7 साल की सजा दी गई है, तो 7 साल की जगह पर उसको कम करके क्या कर दिया गया, 3 साल। दैट इज रेमिट, वो है परिहार करना। नेक्स्ट, अगला होता है रिस्पाइट। अगला कहलाता है रिस्पाइट, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं परिहार। रिस्पाइट का मतलब, विराम का मतलब, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी स्पेशल कंडीशन में दंड को क्या कर देना, दंड का पालन करने से रोक देना, या दंड की कार्यवाही को रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, भाई यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को लेकर दंड भोग रहा है या कारावास में है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके अच्छे आचरण को देखकर या उसके बिहेवियर को देखकर उसके दंड को विशेष परिस्थितियों में क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और एक होता है, लिखेंगे रिप्राइव या प्रविलंबन। एक होता है रिप्राइव, या जिसे हिंदी में कहते हैं प्रविलंबन। इसमें भी लिखेंगे, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को दंड का पालन करने से रोकना एवं उसे किसी और कार्य में लगाना। व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में दंड का पालन करने से रोकना और उसे किसी और कार्य में लिप्त करना या लगाना ही क्या कहलाता है, रिप्राइव कहलाता है। तो ये 10 राष्ट्रपति की वो शक्तियां हैं, वो पावर्स हैं, जिन्हें हम सामान्य कालीन शक्तियां कहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल पावर्स कहते हैं, जो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके बाद लिख लीजिए इमरजेंसी पावर्स। लिखेंगे इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति अपनी 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 352। सबसे पहला होता है आर्टिकल 352, जिसमें है प्रोक्लेमेशन ऑफ आ प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी।
हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत एज पर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है यदि हमारे देश पर कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाता है या हमारे देश के ही भीतर कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। और आप भली भांति जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 कैन बी टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 19 को, तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो दो अनुच्छेदों को छोड़कर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी टर्मिनेटेड। All fundamental rights can be terminated. Except Article 20 and 21, all fundamental rights can be terminated. अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। दूसरी इमरजेंसी पावर है, लिखेंगे आर्टिकल 356, जिसमें है प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। लिख लीजिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। यदि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उस राज्य की सरकार राज्य का प्रशासन चलाने में केपेबल नहीं रहती है, योग्य नहीं रहती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, आप जानते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। और आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन के दौरान कार्यपालिका संबंधित सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राज्यपाल के पास आ जाती हैं। और तीसरी होती है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 लिखेंगे, जिसमें है प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की
उद्घोषणा। प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। तो यदि हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो जाती है, तो भाई राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से, आप जानते हैं, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी घोषणा कर सकता है। तो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। हाँ, नेक्स्ट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने बात की राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। अब राष्ट्रपति के बाद लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 से लेके 71 तक, आर्टिकल 63 से 71 तक हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई भारत में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का भी प्रावधान किया गया है या उपराष्ट्रपति की भी पोस्ट बनाई गई है। और क्यों बनाई गई है भाई? आप जानते हैं, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, उसके बीमार होने की स्थिति में, कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, या किसी भी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाने की स्थिति में ही, आप जानते हैं, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए ही हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। लिखेंगे सबसे पहले, एज पर आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत, एज पर आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत लिखेंगे, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 63 में किया गया है या 63 में किया गया है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लिखेंगे उपराष्ट्रपति ही संसद के उच्च सदन का, उपराष्ट्रपति ही संसद के उच्च सदन का। अब संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ही संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा। और ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का चेयरपर्सन के ही वेतन और भत्तों का भोगी होगा उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब, उपराष्ट्रपति को सैलरीज और अलाउंसेस, वेतन और भत्ते राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिए जाते हैं। नेक्स्ट, लिखेंगे आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 65। आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 65। लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, in absence of the president, the vice president will perform his duties। लिखेंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 66, जिसमें है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कहने का मतलब, राष्ट्रपति की ही तरह भारत का उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के प्रोविजन या निर्वाचन के प्रावधान ही आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में दिए गए हैं। और ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में या निर्वाचक मंडल में, भाई इसके लिए भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाए जाते हैं। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ही वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। लेकिन फर्क कितना है, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में लिखेंगे संसद के सभी सदस्य। ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के सभी सदस्य। और संसद के सभी सदस्य का मतलब क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। और सभी सदस्य का मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स भी और साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। नोट कीजिए, नेक्स्ट,
लिखिए आर्टिकल 66 का 3, अनुच्छेद 66 का 3। आर्टिकल 66 का 3 अनुच्छेद 66 का 3, इसमें है, लिख लीजिए, एलिजिबिलिटीज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। लिखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। वही एलिजिबिलिटीज जो हमने राष्ट्रपति के लिए लिखी थी। सबसे पहले लिखेंगे ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, और सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, हिज एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही हमने राष्ट्रपति के लिए भी लिखी थी, लेकिन अलग क्या है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति में हमने लिखा था, प्रेसिडेंट में हमने लिखा था ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वहां पर हमने लिखा था कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यदि वो ये योग्यताएं रखता है तो वो उस राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 67, इसमें है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। लिखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, विच इज ऑफ 5 years, जो होता है कितना, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 years या 5 वर्ष होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कार्यकाल के दौरान ये कभी भी अपना त्याग पत्र किसे सौंपकर, राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। तो यदि उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देगा, अपना त्याग पत्र देगा, तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट, आर्टिकल 67 बी। आर्टिकल 67 बी, अनुच्छेद 67 का बी, जिसमें है लिखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। लिख लीजिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा के द्वारा 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, और यदि 14 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसे हटाया जाएगा, इसे रिमूव किया जाएगा केवल और केवल कहां से? राज्यसभा से। इसे केवल राज्यसभा से हटाया जाएगा। सर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के काम करेगा तो उसे वेतन राष्ट्रपति का मिलेगा? जी हां, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको मिलने वाले जो बेनिफिट्स होंगे, वेतन भत्ते होंगे, वो राष्ट्रपति वाले ही दिए जाएंगे। आर्टिकल 68 ये कहता है, लिखेंगे द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड। The election of the vice president should be completed before the election of the vice president should be completed before the term of the previous vice president is over. Before the term of the previous vice president is over कहने का मतलब है, लिखेंगे पिछले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म होने से पहले। पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले लिखेंगे अगले राष्ट्रपति, पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। पिछले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सर इम्पीचमेंट हमने किस कंट्री से लिया है? यूएसए से लिया है बेटे, हमने लिखा है यूएसए में, चेक कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था। राज्यसभा से हटेगा मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया था तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था, लोकसभा राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तो वो अपने पद से हट जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, केवल हमें राज्यसभा से कितना बहुमत चाहिए? 50% प्लस 1। साधारण बहुमत से ही क्या कर दिया जाएगा? उसे हटा दिया जाएगा, और केवल राज्यसभा में इंपीचमेंट प्रोसेस होगा, लोकसभा में नहीं। कहने का मतलब यह है। और अभी यदि वाइस प्रेसिडेंट भाई अपनी पोस्ट से हट गया है तो सामान्य सी बात है,
कि वो राज्यसभा का अब सभापति भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 69, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट लिखेंगे उपराष्ट्रपति की शपथ। तो हम सब जानते हैं उपराष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ किससे ग्रहण करेगा? लिख लेंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। These are some of the important articles related to the vice president। और यदि हम उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो भाई आप जानते हैं कि भाई सामान्य तौर पर और विशेष तौर पर तो उपराष्ट्रपति को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। हां, लेकिन यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति के कार्यों की तो भाई ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 89 के तहत, एज पर आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 70 और 71 नहीं लिखने हैं, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी। आर्टिकल 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा में होने वाले जितने भी सेशंस होते हैं, जितने भी सत्र होते हैं, उनकी अध्यक्षता हमेशा उपराष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। और ध्यान रखेंगे दोनों पक्षों में बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि वह राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है तो फिर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। फिर राज्यसभा का सभापति का जो पदभार है वो कौन संभाल लेता है? जो राज्यसभा का उपसभापति होता है। और इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि भाई यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है या राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के सारे कार्यभार को संभालने का काम भी उपराष्ट्रपति करता है और फिर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अगली क्लास में कल आपसे मुलाकात होगी तो भाई हम कल बात करेंगे प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री परिषद के